नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए दृष्टि आईएएस का 9वें टेस्ट को बनाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो है 17 मार्च को आयोजित होनी थी। अब इसको जो है इसके डेट को आगे बढ़ा करके मई में कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी अब आपके पास समय मिला है दोस्तों, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू रखिए। उसको आप जो है बिल्कुल भी बंद मत कीजिए कि आज करेंगे कल करेंगे, इस पर मत टालिए और प्रत्येक दिन पढ़ाई करते रहिए और आपका रिजल्ट जो है निश्चित होगा। ठीक है, जो भी समय मिला है इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और आपका रिजल्ट जो है निश्चित होगा। बस आपको करना क्या है, प्रत्येक दिन जो है जो भी पढ़ रहे थे पढ़ते रहिए और एक एक सेट को जरूर बनाइए। ठीक है, उस सेट में आपको जो है प्रत्येक दिन यहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ एक सेट। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ से भी सेट को प्रत्येक दिन बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई? तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 40वां में क्या किया गया था? 40वां जो संविधान संशोधन था ये 1976 में हुआ था। ठीक है, तो इस संशोधन के थ्रू जो है संसद को भारत के समुद्री क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको कि ईईजेड कहते हैं, ठीक है ना, महाद्वीपीय मग्न तट और क्षेत्रीय जल की सीमाओं का समय समय पर निर्धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये था 40वां संविधान संशोधन। 41वां संविधान संशोधन इस अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो इस संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, फिर इसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, जो कि नया भाग चौथा 4 का ए था। ठीक है, इस संशोधन द्वारा यानी कि 42वें संविधान संशोधन के ही द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह मानना बाध्यकारी भी किया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें 43वां संविधान संशोधन का, तो इस संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के अधिकार को बरकरार रखा गया। ठीक है, इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने की विशेष शक्तियों से भी वंचित कर दिया गया। तो ये था चारों संविधान संशोधन, आप इसे एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा या से जो विषय है भारतीय संविधान की संवर्धित सूची के अंतर्गत उल्लिखित है? ठीक है, उल्लिखित है। तो देखिए संवर्धित सूची की यदि हम बात करें दोस्तों, 3 सूची बनाया गया है। एक राज्य सूची है, एक केंद्र, एक जो है संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक संवर्धित सूची है। ठीक है, तो यदि हम बात करें संवर्धित सूची का, तो संवर्धित सूची में जो है दोस्तों जैसे कि दिवाला और शोधन अक्षमता कोड भी शामिल होगा, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, ये सब जो है ये संवर्धित सूची का विषय है। औषधियाँ और विष, ये भी जो है संवर्धित सूची का विषय है। कृषि जोतों से आय पर कर, देखिए कृषि से संबंधित आ गया तो ये राज्य सूची का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा सिर्फ नहीं होगा, बाद बाकी 1 2 3 होगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पे जो है राज्य दिया गया है और उससे संबंधित जो है अनुच्छेद दिया गया है, तो किससे संबंधित नहीं है? देखिए यदि हम बात करें 371 का, ठीक है ना, तो 371 यदि ए का बात करें दोस्तों, 371 बी नहीं, 371 ए जो है वो नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, तो पहला ही हमारे यहाँ पे क्या है, गलत है, 371 ए है। ठीक है, 371 बी जो है दोस्तों ये असम से है, ध्यान देंगे। 371 बी जो है वो असम से है और 371 सी जो है मणिपुर से है, 371 डी जो है आंध्र प्रदेश से है और 371 एच जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही हमारा ऑप्शन गलत था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में सही है? ठीक है, 1833 के संदर्भ में सही है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है, इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्ति समाप्त कर दी। बिल्कुल, यह कथन बिल्कुल सही है पहला। ठीक है,
दूसरा है इसने एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। ये भी दूसरा भी कथन सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान कब किया था। ठीक है, गठन का आह्वान जो है वह कब किया था। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1935 में। ठीक है, भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता M.N. रॉय ने वर्ष 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वर्ष 1935 में देश के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान किया था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको जो है मिलान करना है। ओके, एक तरफ जो है भारतीय संविधान की विशेषता है और वह जो है कहाँ से लिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि हम बात करें द्विसदनात्मक व्यवस्था की, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का बात कर रहा है, तो DPSP जो है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर मौलिक कर्तव्य की बात यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये जो है रूस के संविधान से लिया गया है, और संविधान में संशोधन की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी ए का तो फर्स्ट हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों के संबंध, प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको सही उत्तर को चूज करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला यदि हम बात करें दोस्तों तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, बिल्कुल पहला तो सही है। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष का, ये भी सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का, ये इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, यानी 4 इसमें शामिल नहीं होगा, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों, संबद्ध प्रावधानों से संबंधित है। उसमें से कौन कौन शामिल हो जाएंगे, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो जाएंगे, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यों में विधान परिषदों को सभापति और उपसभापति होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो इसमें शामिल होंगे, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों तथा जिम्मेदारियों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन भी 12वीं अनुसूची। कौन सा हो जाएगा, 12वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, यह नागरिकों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों निर्दिष्ट करता है। ठीक है, इसमें 18 विषय है। कितना विषय है दोस्तों, 18 विषय है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है संविधान में शामिल किया गया था। आप इसे भी याद रखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, किसका गठन कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है दोस्तों ये बम्बई के द्विभाषी राज्य को जो है वर्ष 1960 में 2 अलग अलग राज्य में विभाजित किया गया। कब, 1960 में। ठीक है, महाराष्ट्र को तो 1960 तो हो जाएगा महाराष्ट्र, ध्यान देंगे यहाँ पे 1960 हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों नागालैंड का, तो नागालैंड जो है असम राज्य से नागालैंड, नागा हिल्स और त्वेनसांग क्षेत्र को अलग करके वर्ष 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया, यानी नागालैंड जो है 63 में हो गया। फिर यदि हम बात करें तेलंगाना का, ठीक है ना, तो तेलंगाना जो है दोस्तों ये तो 2014 में जो है तेलंगाना राज्य भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसे आंध्र प्रदेश क्षेत्र से अलग करके बनाया गया। ठीक है, 2014 में ये बना। और यदि हम झारखंड की बात करें तो ये तो आपको मालूम होगा कि बिहार से जो है अलग होकर के 2000 ईस्वी में अलग हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र आएगा, फिर जो है नागालैंड आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 3 आएगा। ठीक है, 1 2 4 3, 1 2 4 और 3, तो राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है रीट्स के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, रीट्स के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल, पहला कथन तो सही है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। बिल्कुल, दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है, वर्ष 1950 में से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास रीट जारी करने की क्षमता शक्ति थी। बिल्कुल, ये भी सही है। फिर है, उच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रीट जो है जारी कर सकता है। देखिए यहाँ पे डी जो है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा राज्य सरकार के खिलाफ रीट जारी कर सकता है, ना कि उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे डी तो गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कथन ही पूछ रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। बाद का नाम मूल संरचना के संबंध तत्व। ठीक है, एक तरफ जो है केस है, दूसरी तरफ से संबंधित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला यदि हम बात करें दोस्तों केशवानंद भारती मामला का। ठीक है, तो केशवानंद भारती मामला जो है भारत की समृद्धता और एकता से संबंधित है। बिल्कुल, ये पहला तो कथन सही है। ठीक है, केशवानंद भारती कब आया, 1973 में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, तो पहला तो सही है। दूसरा है मिनर्वा मिल्स की यदि हम बात करें तो मिनर्वा मिल्स जो है 1980 में आता है। कब आता है, ये जो आता है याद रखेंगे 1973 में। केशवानंद भारती 1973 में। ठीक है, डेट भी पूछ लेगा। मिनर्वा मिल्स की यदि हम बात करें तो 1980 में आता है, 1980 में आता है। ठीक है, इसमें जो है संविधान में संशोधन करने की संसद की जो है सीमित शक्ति दिया गया। न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन जो है इसी से संबंधित था। ठीक है, तो ये तो बी भी हमारा सही है, न्यायिक समीक्षा। इंदिरा साहनी मामला जो है 1992 में आता है। कब आता है, 1992 में आता है। इंदिरा साहनी 1992 में आता है। ठीक है, 1992 में आता है, और इसमें जो है कानून का शासन। ठीक है, तो यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की यदि बात कर रहा है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का, और यहाँ पे इसमें क्या था, कानून का शासन की बात किया जा रहा था। तो सी तो यहाँ पे हमारा इंदिरा साहनी वाला गलत हो जाएगा। फिर एस आर मुंबई मामला जो है पंथनिरपेक्ष से संबंधित था, ये भी सही है। ठीक है, ये जो है 1994 में आता है। एस आर मुंबई मामला जो है 1994 में आता है। इसमें संघवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक ये इससे संबंधित था। ठीक है, तो डी भी हमारा सही है। गलत कौन है, सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंदिरा साहनी मामला जो है संबंधित था कानून का शासन से, ना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से। चलिए बढ़ते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की यदि बात करें दोस्तों तो ये संबंधित था कुमार पदम प्रसाद मामला जो है 1992 था, उसमें जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में सही है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे जो है सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है कि आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार होता है। ठीक है, देखिए ये पहला भी कथन हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है, ठीक है ना, कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसे युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा ठीक है ना, तो के द्वारा जो है इस आशय की घोषणा कर सकेगा। ठीक है, तो यानी पहला तो कथन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंतरिक अशांति दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा भी गलत है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा गलत कैसे है कि यदि देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ना कि प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री जो है निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है दोस्तों यह राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है, लेकिन भारतीय गुणवत्ता परिषद का जो है ये अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि भारतीय गुणवत्ता परिषद जो है दोस्तों इसका जो नियुक्ति है ना इसके अध्यक्ष को वो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है,
तो कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है स्थगन प्रस्ताव। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में सही है या है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। बिल्कुल पहला तो कथन सही है। दूसरा है, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराता है। दूसरा भी कथन सही है। दोनों कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता समिति का, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की देख रेख करने के लिए जो है वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति तो 57 में हो गया। ठीक है, 1957 में हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, तो 1977 में जो है गठित अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति जो है 1977 में गठन होता है इसका, 77 में। ठीक है, 77 में गठन होता है। जिला परिषद तथा मंडल पंचायत वाले 2 स्तरीय पंचायत राज संस्थागत संरचना की सिफारिश की जाती है इसमें। ठीक है, अशोक मेहता समिति में। और फिर यदि हम बात करें दोस्तों, यदि हम बात करें LM सिंघवी समिति का, ठीक है, LM सिंघवी समिति जो है इसका गठन जो है 1986 में होता है। कब होता है? 1986 में होता है। और GV राज समिति जो है 1985 में होता है। ठीक है, इसका जो है 85 में होता है। तो इस क्रम में आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हो जाएगा बलवंत राय मेहता 2, उसके बाद हो जाएगा अशोक मेहता समिति, 2 के बाद 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और फिर 3 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, साधारण संशोधन, साधारण जो है साधारण बहुमत से। ठीक है, तो इसमें किसका किसका किया जा सकता है दोस्तों? तो किया जा सकता है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए भी, संसद में कार्य साधक संख्या के लिए भी, राजभाषा के प्रयोग के लिए भी, और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन के लिए, चारों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 का, तो इस अधिनियम द्वारा जो है पहली बार देश में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया पद स्थापित किया गया और भारत के राज सचिव द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य जो है उसे हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो दूसरा पहला कथन तो यहाँ पे दोस्तों सही है। ठीक है, और यदि हम बात करें, इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पहला सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निलंबन से संबंधित है? ठीक है, निलंबन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 317। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 317 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टॉकहोम अभिसमय, ठीक है, अभिसमय के संदर्भ में सही है? यहाँ पर जो है आपको सही उत्तर को चूज करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया यह जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है। ठीक है, पहला कथन देखेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जैविक प्रदूषकों से सुरक्षित करने के लिए एक वैश्विक संधि है। ठीक है, यानी पहला कथन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है, भारत ने वर्ष 2006 में इसे अनुमोदित किया था। दूसरा कथन सही है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया? ठीक है, ई अपशिष्ट प्रदूषक जो है और स्रोत दिया गया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो बेरियम मदरबोर्ड यहाँ पे जो है दोस्तों ये गलत दे दिया गया। ठीक है, बेरियम जो है यह एक नरम चांदी समान सफ़ेद धातु है जिसका उपयोग इसके उपयोगकर्ताओं को जो है विकिरण से बचाने के लिए CRT के अग्र पैनल में किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन है? बेरियम मदरबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गैसीय प्रदूषकों में से कौन सा जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है,
तो क्षोभ मंडल की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो है ओजोन भी पाया जाएगा, हाइड्रोकार्बन भी पाया जाएगा, सल्फर के ऑक्साइड भी पाया जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाएगा। ठीक है, चारों के चारों यहाँ पे जो है पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य और पवित्र उपवन के स्थानीय नामों के युग्म बनाइए। ठीक है, एक तरफ जो है राज्य है, दूसरी तरफ जो है पवित्र उपवन है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पे गोवा में, तो गोवा में जो है दोस्तों देवराई। ठीक है, गोवा में क्या हो जाएगा, देवराई। फिर यदि हम बात करें झारखंड में, झारखंड में सरना। ठीक है, झारखंड में सरना हो जाएगा। केरल की बात करें तो साराकाबू हो जाएगा, और महाराष्ट्र में देवगुड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे जो है ट्रैफिक के संदर्भ में सही है। ठीक है, ट्रैफिक के संदर्भ में। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है, यह जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास हेतु वन्य जीवों के व्यापार की निगरानी करता है। ठीक है, ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यानी यूके में है। बिल्कुल, दूसरा भी कथन सही है। दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है, कौन से हिमानी याक के संदर्भ में सही है। हिमानी याक के संदर्भ में। ठीक है, तो हिमानी याक में दिया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा इसे खाद्य उत्पादक पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। बिल्कुल, पहला कथन सही है। दूसरा है, याक जो है बोवाइन आदिम प्रजाति की पशुओं से संबंधित है। दूसरा भी सही है, तो दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का आपको यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि हम बात करें दोस्तों माउंट किनाबालू का, तो माउंट किनाबालू दोस्तों कहाँ है, तो ये मलेशिया में है। कहाँ है, मलेशिया में है। ओके, तो ए का तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, ए का तो 2 हो जाएगा। एल्ब्रूस की बात करें दोस्तों, तो एल्ब्रूस जो है वह कहाँ है, ईरान में है। कहाँ है, ईरान में है, यानी 2 का तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें एकांकागुआ का, तो एकांकागुआ जो है दोस्तों अर्जेंटीना में है। कहाँ है, अर्जेंटीना में है, यानी सी का तो फर्स्ट हो जाएगा। और किलिमंजारो की यदि हम बात करें तो माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। कहाँ है, तंजानिया में है। ठीक है, तो इस प्रकार 2 4 1 3 2 4 1 3 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है कोयला क्षेत्र भारतीय राज्य सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे रंजीत घाटी सिक्किम में है, ये तो सही है। ठीक है, रंजीत घाटी सिक्किम में है। ललमटिया झारखंड में है, ये भी सही है। उसके बाद करणपुरा जो है तेलंगाना में है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, करणपुरा जो है दोस्तों झारखंड में है, ना कि तेलंगाना में है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद फिर जो है रामपुर हिमगिर जो है ओडिशा में है, ये सही है। तो यहाँ पे गलत कौन था, ऑप्शन सी करणपुरा तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है लक्षद्वीप के संदर्भ में सही है। ठीक है, लक्षद्वीप के संदर्भ में, तो चलिए देख लेते हैं। लक्षद्वीप में उपस्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने हुए हैं। पहला कथन तो सही है। दूसरा है कि अमीन द्वीपी इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। दूसरा भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य दिया गया है। ठीक है, मरुस्थल के संदर्भ में, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला दिया गया है कि यह अरावली श्रेणी के पश्चिमी छोर पर स्थित है। पहला तो सही है। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। बिल्कुल, ये भी सही है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र लंबी नदी है। तीनों के तीनों सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोन नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। सोन नदी, ठीक है, सोन नदी जो है दोस्तों इनमें से कौन से राज्य से होकर नहीं बहती है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है और बिहार में भी बहती है, लेकिन झारखंड में सोन नदी दोस्तों नहीं बहती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करें वेबनाड झील का, तो वेबनाड झील जो है दोस्तों केरल में है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा में है। शिवाजी सागर कहाँ है, तो शिवाजी सागर महाराष्ट्र में है और इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3 ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है गंगा नदी की एक बाईं ओर की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बाईं ओर की सहायक नदी नहीं है। ओके, तो देख लेंगे बाईं ओर की एक सहायक नदी इसमें कौन नहीं हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है गंडक हो जाएगा, गोमती हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, लेकिन सोन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है जीडीपी अपस्फीति के संदर्भ में सही है या है। ठीक है, जीडीपी अवस्थिति के संदर्भ में। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि यह वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित होता है। ठीक है, जो कि गलत है इसे। ठीक है, इसे जो है अंतर्निहित मूल्य अवस्थिति अथवा मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग कीमतों के बदलाव को नज़रअंदाज करते हुए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। यह मूल प्रभाव को कम करके नाम मात्र जीडीपी से वास्तविक जीडीपी प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है दोस्तों यह वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित नहीं है, इसमें विभिन्न सेवाओं सहित पूरी अर्थव्यवस्था शामिल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला तो कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसका उपयोग जो है मुद्रास्फीति के माप के रूप में किया जाता है। बिल्कुल, ये कथन, दूसरा कथन हमारा यहाँ पे सही दिया गया। ठीक है, इसका प्रयोग जो है मुद्रास्फीति के माप के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह उत्पादन में वृद्धि के बजाय ऊंची कीमतों के कारण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्शाता है। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बाल मृत्यु दर इसमें शामिल होगा। ठीक है, विद्यालय में उपस्थिति शामिल होगा, स्वच्छता शामिल होगा, 1, 2, 3 शामिल होगा, लेकिन रोजगार इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। ओके, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना जो दोस्तों रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है सतत विकास लक्ष्य दिया गया है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और दूसरा तरफ जो है संबंध कार्य दिया गया है। ओके, तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यदि हम बात करें दोस्तों SDG 1 का, ठीक है, या SDG 5 दिया गया है, ठीक है ना, तो SDG 5 की यदि हम बात करें तो लैंगिक समता से संबंधित होगा। किससे होगा? लैंगिक समता से, यानी ए का तो 3 हो जाएगा। ओके, SDG 6 की यदि हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 का, तो इसमें जो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता है। ठीक है, छठा में स्वच्छ जल और स्वच्छता है, यानी बी का 4 हो जाएगा। फिर SDG 7 की यदि हम बात करेंगे तो इसमें जो है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात किया गया है। ठीक है, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा यानी सी का तो फर्स्ट हो जाएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8 का बात किया गया है तो उपयुक्त कार्य और आर्थिक विकास की बात किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार मिलान जो है यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 है, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, गांधीवादी योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोडोमर मॉडल पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरोडोमर पर आधारित था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम किससे संबंधित है? विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, यानी IMF से। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है मुद्रा बाजार के संदर्भ में सही है। ओके, मुद्रा बाजार के संदर्भ में सही दिया गया है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है, शीघ्रावधि द्रव्य यानी कॉल मनी बाजार में धनराशि आमतौर पर 15 दिनों के लिए उधार ली जाती है अथवा जुटाई जाती है। ठीक है, देखिए पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि शीघ्रावधि द्रव्य यानी कॉल मनी बाजार जो है वो शीघ्रावधि द्रव्य एक लघुकालिक मांग पर पुनर्भुगतान्वित है, जिसकी परिपक्वता अवधि 1 दिन से 15 दिन तक की होती है। ठीक है, इस अंतर बैंक अंतरण के लिए उपयोग किया जाता है। इसे जो है वह क्या, इसे कभी कभी ओवरनाइट ऋण बाजार के रूप में जाना जाता है। जिस दर पर धन जुटाया जाता है अथवा भुगतान किया जाता है उसे कॉल दर के रूप में जाना जाता है। यह लगभग रेपो दर के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला तो कथन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, नोटिस मनी मार्केट को अंतर बैंक मुद्रा बाजार के रूप में
भी जाना जाता है। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है यानी 43, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है मुद्रा बाजार के विभिन्न लिखतों के संबंध में सही है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ जो हो जाएगा ट्रेजरी बिल जो है प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वचन पत्र हैं, बिल्कुल पहला तो सही है। दूसरा है वाणिज्यिक पत्रों की परिपक्वता अवधि जो है 15 दिन से 365 दिन की हो सकती है, दूसरा सही है। जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाजार के आरक्षित पारक्रम में बेचनीय लिखित है, तीसरा भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के यदि हम कार्य की बात करेंगे दोस्तों, तो मौद्रिक नीति का संचालन करना भी कार्य है, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और संरक्षण करना भी कार्य है, और नई मुद्रा जारी करना भी कार्य है। बाह्य ऋण प्रबंधन इसका कार्य नहीं है। ठीक है, तो 1, 2, 3 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1988 में, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, एनबीएच राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत 9 जुलाई 1988 को स्थापित एक वैधानिक संगठन है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय अस्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। वित्तीय अस्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों प्राथमिक घाटा। क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्राथमिक घाटा यह राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है। यह सरकार की व्यय आवश्यकताओं तथा उसकी प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट है, भारत में थोक कीमत सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में थोक कीमत सूचकांक, तो ये जो दोस्तों भारतीय थोक कीमत सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा। ठीक है, प्रकाशित किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का घटक नहीं है। पूंजी खाते का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाओं का व्यापार। क्या हो जाएगा, सेवाओं का व्यापार। यह एक तिमाही अथवा एक भुगतान संतुलन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो भुगतान संतुलन जो है यह एक तिमाही अथवा एक वर्ष जैसी निर्धारित अवधि में एक देश और विश्व की संस्थाओं के बीच किए गए सभी लेन देन का विवरण है। ठीक है, इसमें जो है 2 खाते शामिल होते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजीगत खाता। तो यहाँ पर 49 का तो राइट आंसर ऑप्शन डी सेवाओं का व्यापार हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा जो है अवमूल्यन का प्रभाव है। ठीक है, मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा मूल्यन अथवा मूल्यह्रास का अर्थ है कि अन्य मुद्राओं की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी आना। ठीक है, तो इसके जो है इसके निम्नलिखित प्रभाव है, निर्यात सस्ता हो जाना, कर्ज पुनर्भुगतान सस्ता हो जाना, किसी देश की क्रय शक्ति में कमी आना, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, ये सब इसके घटक होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आज जो है 50 प्रश्न ही रहने देते हैं, अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो है 51 से लेकर के 150 तक का हम कंप्लीट करा देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।